So, welcome back. Welcome to my YouTube channel, Concept with CA Hemant. And in the today's session, we will be continuing the earlier session. So दोस्तों, लास्ट सेशन में हमने बहुत सारे टॉपिक्स डिस्कस किए थे रिलेटेड टू टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। तो फटाफट से जो है मैं यहाँ पे आपको उसको रिवीजन कराता हूँ और उसके बाद में फिर हम आगे की कॉन्सेप्ट देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमने कहा था सेक्शन 206C1। ओके, सेक्शन 206C1 क्या बोलता है? आपके ऊपर एक टीसीएस की लाइबिलिटी आती है कि आपको एक टीसीएस कलेक्ट करना पड़ेगा अगर आप जो है तेंदुलीव्स बेचते हैं। तो एट द रेट 5% आपको टीसीएस कलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप टिम्बर या अदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट बेचते हैं तो आपको 2.5% का टीसीएस कलेक्ट करना पड़ेगा। अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन अगर सेल करते हैं तो आपको 1% का टीसीएस कलेक्ट करना पड़ेगा। स्क्रैप होगा तो 1%, कोल लिग्नाइट और आयरन और होगा तो 1% का आपको टीसीएस कलेक्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ पर हमने देखा था लास्ट क्लास में कि सेलर जो है इंडिविजुअल एचयूएफ नहीं होना चाहिए जिसकी टर्नओवर एक सर्टेन लिमिट तक होगी। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ स्मॉल एंड इंडिविजुअल एंड एचयूएफ जो है उसको प्रिक्लूड किया गया है। दे आर नॉट लाइबल टू कलेक्ट द टीसीएस। उनको टीसीएस का रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है, उनको टीसीएस कलेक्ट नहीं करना है। ठीक है, इसके बाद में हमने बोला था कि बायर क्या होना चाहिए। तो अब हमने एक सेक्शन 194 क्यों पढ़ा? उसमें ऐसा बायर है जो पेमेंट कर रहा है जिसकी टर्नओवर प्रीवियस ईयर में 10 करोड़ से ज्यादा होगी। तो हमने कहा कि ऐसे बायर जो ऑलरेडी टीडीएस डिडक्ट कर रहे हैं उनको टीडीएस पे ही रहना है। मतलब दिस सेक्शन क्रिएट्स अ लायबिलिटी अपॉन दिस सेलर, और बायर जो ऑलरेडी टीडीएस डिडक्ट कर रहे हैं उसको टीडीएस ही डिडक्ट करना है, उसको टीसीएस कलेक्ट नहीं करना। ओके, तो बायर कौन हो सकता है? तो उन्होंने बोला बायर मींस एनी पर्सन अदर देन द पर्सन हु बायस फॉर पर्सनल कंजम्पशन। अगर कोई ये सब चीज को पर्सनल कंजम्पशन के लिए बाय कर रहा है तो आपको टीसीएस कलेक्ट नहीं करना। अगर पब्लिक सेक्टर कंपनी होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट होगा, एम्बेसी होगा, हाई कमीशन होगा, लिगेशन होगा, कंसोलिडेट होगा, ट्रेड रिप्रेजेंटेशन होगा, क्लब्स होंगे, तो उनको नहीं करना है। अगर कोल जो परचेस किया जा रहा है वो गुड्स का यूज अगर पावर जनरेशन पर्पस के लिए हो रहा है तो उस केस में आपको टीसीएस कलेक्ट नहीं करना है। दोस्तों बहुत ही सिंपल सेक्शन था जो मैंने करवाया था, दैट इज सेक्शन 206C1। 206C1 बोलता है कि if you are selling the 5 types of goods, if you are selling the 5 types of goods, the first is what is the first goods? That is the तेंदू लिव्स। अगर आपने तेंदू लिव्स बेचते हैं, हमने कहा अगर आपने तेंदू लिव्स बेचा, अगर आपने टिम्बर या अदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट बेचा होगा, या अगर आपने स्क्रैप बेचा होगा, या कोल लिग्नाइट या आयरन और बेचा होगा, यहाँ पे अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन अगर आप सेल करेंगे तो आपको टीसीएस कलेक्ट करना पड़ेगा एट द रेट 5%, 2.5% एंड 1% रेस्पेक्टिवली। बायर जो है यहाँ पर कौन नहीं होना चाहिए? जो पर्सनल पर्पस के लिए बाय कर रहा हो, है ना, या सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, एम्बेसी, कॉन्सुलेट, क्लब, हाई कमीशन, दे आर नॉट सपोज टू बी द बायर। ठीक है, फॉर एप्लीकेबिलिटी ऑफ टीसीएस। अब हमने कहा था कि टीसीएस कलेक्ट नहीं करना अगर बायर डिक्लेरेशन देता है सेलर को, वो कहता है जी गुड्स का यूज मैं पावर जनरेशन के लिए करूंगा, तो उस केस में आपको टीसीएस कलेक्ट नहीं करना है दोस्तों। ठीक है, फिर हमने 206C1 देखा था। 206C1 कहता है अगर आपने टोल प्लाजा दे रखा है, पार्किंग राइट्स दे रखे हैं, लीज, लाइसेंसिंग, ट्रांसफरिंग एनी राइट्स इन एनी पार्किंग लॉट, टोल प्लाजा, माइन और क्यूरी फॉर बिजनेस पर्पस होगा। तो लाइसेंसर जो है अदर देन इंडिविजुअल एंड एचयूएफ, देखो मैंने क्या बोला, लाइसेंसर मतलब ऐसे इंडिविजुअल एचयूएफ को छोड़ करके जिनकी टर्नओवर एक सर्टेन लिमिट तक है। उसके अलावा अगर किसी ने लाइसेंस दे रखा होगा, लाइसेंसी मतलब एनी पर्सन अदर देन पब्लिक सेक्टर कंपनी, उनको जो है 2% का टीसीएस कलेक्ट करना पड़ेगा। उनको 2% का टीसीएस कलेक्ट करना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, एनी डाउट ऑन दिस? दोस्तों if you have any doubt regarding my concepts you can ask on the comment section, I will reply. Mining and quarry not equal to minor minerals, oils and mines. अगर मिनरल ऑयल्स की माइंस होगी, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस की, तो वो माइंस एंड क्यूरी के डेफिनेशन में नहीं आता। सेक्शन 206C1
2061F। ओके, 2061F क्या बोलता है दोस्तों, अगर कोई मोटर व्हीकल बेचता है तो बोला कि अगर पर यूनिट मोटर व्हीकल की वैल्यू 10 लाख से ज्यादा होगी तो आपको 1% टीसीएस कलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप इंडिविजुअल एचयूएफ नहीं है जिसकी टर्नओवर एक सर्टेन लिमिट तक है, एनी पर्सन अदर देन सेक्शन 2061, मतलब ऊपर जो लीगल कॉन्सुलेट है ना, एम्बेसी, आरबीआई, ये सबको प्रिक्लूड किया गया था, उनको छोड़ करके अगर कोई और व्यक्ति है तो उसके, प्लस आरबीआई, अगर इनको आपने मोटर व्हीकल बेचा है 10 लाख रुपए से वैल्यू एक्सीड कर रही है तो आपको 1% टीसीएस कलेक्ट करना पड़ेगा। तो दिस इज द स्मॉल 3 सेक्शन दैट वी हैव डिस्कस दोस्तों, दैट इज वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। ठीक है, आज हमने डिस्कस करना है कुछ आगे के कुछ सेक्शन दोस्तों। आज हमें डिस्कस करना है सेक्शन 2061G। व्हाट इज सेक्शन 2061G? मेरे साथ आप लोग एकदम बने रहिएगा, बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है। लिबरलाइज रेमिटेंस पर्पस दोस्तों, ये लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम क्या होती है, हमने कहा क्या होता है ना, सुनो। लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम क्या होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और आरबीआई जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, जब आपको फॉरेन कंट्री में कोई पैसे भेजने होते हैं, आपको जब फॉरेन कंट्री में कोई पैसे भेजने रहते हैं तो आपको हमारे बैंकिंग मोड के थ्रू भेजना होता है। तो वहां पर गवर्नमेंट आपको बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के, बिना किसी ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन के एक सर्टेन लिमिट अलाउ करती है। व्हाट इज द सर्टेन लिमिट? हमारे इंडिया में गवर्नमेंट ने पहले 2.5 लाख रुपए तक का ट्रांसफर अलाउ किया था। दोस्तों 2.5 लाख रुपए नहीं बोल गया मैं, रुपए नहीं है एक्चुअली, डॉलर है वो, ठीक है ना, मैं आपको दिखाता हूँ। liberalized remittance scheme is the limit allowed by liberalized remittance scheme is the limit allowed by the RBI where you can transfer the funds to the international market without any restriction or multiple documentation. Current LRS limit, देखिए देखिए दोस्तों, यहाँ पर गवर्नमेंट ने जो है, ओके, द करेंट लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम फॉर रेसिडेंट इंडिविजुअल इन द इंडिया इज 2,50,000 यूएस डॉलर पर फाइनेंशियल ईयर। मतलब एक फाइनेंशियल ईयर में आप 2.5 लाख यूएस डॉलर तक जो है, ओके, फ्रीली ट्रांसफर कर सकते हैं फॉरेन कंट्री में, ठीक है, विथआउट एनी रिस्ट्रिक्शन। ठीक है सर, लेकिन एक बात बताइए, अगर मैं पढ़ने गया हूँ तो सर, अगर मैं मेडिकल पर्पज ले, दोस्तों मैंने कहा जनरलाइज रेमिटेंस स्कीम है, 2.5 लाख रुपए यू कैन इजिली ट्रांसफर, 2.5 लाख रुपए यू कैन इजिली ट्रांसफर, गवर्नमेंट विल नेवर इंटरप्ट, नेवर एवर इंटरप्ट। ठीक है, हु इज एलिजिबल, व्हाट आर द परमिसेबल ट्रांजैक्शन यू कैन डू। ठीक है, मैं आपको आरबीआई की साइट पे दिखाता हूँ दोस्तों। ठीक है, हमारे फॉरेन करेंसी के ट्रांजैक्शंस को हमारे इंडिया में एक रेगुलेट करता है एक्ट, जिसका नाम है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ठीक है, देखिए, अंडर लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम ऑल रेसिडेंट इंडिविजुअल इंक्लूडिंग माइनर आर अलाउड टू फ्रीली रेमिट अप टू यूएस डॉलर 2,50,000 पर फाइनेंशियल ईयर अप्रैल टू मार्च फॉर एनी परमिसिबल करंट और कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन। दोस्तों ये करंट एंड कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन क्या होता है, आप फेमा पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, जो आपके सीए फाइनल लेवल पे और इंटर लेवल पे भी है। ठीक है, further resident individual can avail foreign exchange facility for the purpose mentioned in para 1 schedule 3 the FAM CAT amendment rules 2015। तो ये आपको मतलब गवर्नमेंट ने कुछ एक्सेप्शन केसेस में ज्यादा लिमिट भी अलाउ करते हैं, दैट इज फॉर दी एजुकेशन पर्पस, मेडिकल पर्पस, वो सब हम लोग पढ़ेंगे। हमारा पर्पस क्या है दोस्तों, गवर्नमेंट को इन्फॉर्मेशन चाहिए कि आपने कितनी फॉरेन करेंसी जो है रेमिट कर रखी है। देखिए ये बड़ा ही सिंपल है, टीसीएस कलेक्टर कौन होगा मुझे बताओ, ऑथराइज डीलर। टीसीएस कलेक्टर कौन होगा, ऑथराइज डीलर या सेलर ऑफ ओटीपीपी, आउटसाइड टूर्स पैकेजेस। ठीक है, ऑथराइज डीलर, व्हाट इज, हु इज ऑथराइज डीलर? दोस्तों आप फॉरेन करेंसी जब परचेस करते हैं, ठीक है, फॉरेन करेंसी जब आप परचेस करते हैं तो कोई डीलर के थ्रू परचेस करते होंगे ना। फॉर एग्जांपल अभी मैं रिसेंट में एक सुन रहा था, एक पर्सन गए थे फॉरेन कंट्री, ठीक है, तो उन्होंने गया थे किसी लोकेशन में, जो फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स होते हैं उनसे उन्होंने करेंसी परचेस करी थी। ठीक है, तो वही होते हैं ऑथराइज डीलर। ठीक है,
मैं आपको दिखाता हूँ करेंट मनी एक्सचेंजर किसको बोलते हैं अपन, ठीक है। ऑथराइज डीलर वो पर्सन होता है जिसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने और फैमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट ने ऑथराइज कर रखा है, फैमा अथॉरिटी ने, कि आप करेंसी एक्सचेंज कर सकते हैं। दोस्तों ये आपके सिटी में भी हो सकते हैं, ये आपके जैसे कि अगर मैं छत्तीसगढ़ की बात करूँ तो बिलासपुर में मिल जाएगा आपको। बैंक भी ऑथराइज डीलर का रोल प्ले करती है, मतलब दे आर द पर्सन, ठीक है दोस्तों, दे आर द पर्सन हु डील्स इन द फॉरेन करेंसी, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने इनके ऊपर लाइबिलिटी डाली है, गवर्नमेंट ने इनके ऊपर लाइबिलिटी डाली है। देखिए मैंने लिखा है कि ऑथराइज बाय आरबीआई टू डील इन फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है ना। इनको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने परमिट कर रखा है कि फॉरेन एक्सचेंज में डील कर सकते हैं, मतलब यू कैन बाय द फॉरेन करेंसी फ्रॉम वेयर। तो सर फिर तो ऐसे में तो मतलब मुझे आज मन कर रहा है कि मुझे फॉरेन करेंसी चाहिए तो मैं फट से जाके परचेस करके आऊंगा, आंसर इज नो। आपका जब तक पासपोर्ट और आपका वीजा प्रॉपरली देखेंगे नहीं, आपको कभी भी फॉरेन एक्सचेंज नहीं मिलेगा। और आरबीआई और सॉरी फैमा एक्ट में नियम भी लिखा हुआ है कि एक सर्टेन अमाउंट तक आप रिटर्न कर सकते हैं, उससे ज्यादा फॉरेन करेंसी रखेंगे दैट इज इलीगल दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ टीसीएस कलेक्टर कौन होगा, अपन अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। टीसीएस कलेक्टर होगा ऑथराइज्ड बाय आरबीआई टू डील इन फॉरेन करेंसी, मतलब ऑथराइज्ड डीलर। और आउटसाइड टूर्स एंड पैकेजेस, आउटसाइड टूर्स एंड पैकेज मतलब जो फॉरेन टूर कराती है ना कंपनियां, उनकी बात हो रही है। देखिए, ओके, देखिए पर्पस क्या हो सकता है, एजुकेशन और मेडिकल, ठीक है, और अदर पर्पसेस, ठीक है। एजुकेशन और मेडिकल पर्पस में, है ना, और अदर पर्पस, क्या बोला, लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम 7 लाख रुपए। तो उनको ये बोला कि लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम तो गवर्नमेंट ने इन जनरल सबको दे रखा है। तो लिबरलाइज रेमिटेंस के मतलब 2.5 लाख US डॉलर। दोस्तों मैं जब 2.5 लाख US डॉलर बोलता हूँ, मैं आपको बताता हूँ, मैंने इसे 2,50,000 US डॉलर, मैं आपको आज की कोड दिखाता हूँ। देखो 87 रुपीज दिख रहा है मेरा स्क्रीन, आप लोग को विजिबल है दोस्तों। 87 रुपीज, देखो ये जो अमाउंट है, कैसे हमारी कंट्री का इकोनॉमी देख रहे हैं दोस्तों आप, डाउनफॉल स्टेज में जाते जा रहा है। जो रुपया मतलब 50 रुपया 60 रुपया हुआ करता था, आज 87 रुपीज हो गया है, ठीक है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ मैं स्क्रीन पे ना ये चीज। 87 रुपीज इंटू 2,50,000, मतलब 2,17,50,000 रुपए यू कैन ट्रांसफर विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, ठीक है ना दोस्तों। तो इससे ज्यादा अगर आप कर रहे हो मतलब आपके पास बहुत पैसे है ना, गवर्नमेंट को पता तो चलनी चाहिए, ठीक है। तो लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम बोला गया है कि आपको टीसीएस, किसको टीसीएस कलेक्ट करना है, ऑथराइज डीलर को टीसीएस कलेक्ट करना है @5% इन एक्सेस ऑफ 7 lakhs। लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम 7 लाख रुपए से ऊपर, ओके, 7 लाख रुपए से ऊपर एलआरएस में आपको गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया, फ्रीली यू कैन ट्रांसफर। कोई मॉनिटरिंग नहीं कर रहा है गवर्नमेंट, बट टीसीएस की मॉनिटरिंग लगा रहा है दोस्तों, टीसीएस कलेक्ट होगा। अगर आपने 7 लाख रुपीज, अगर आपने 7 लाख रुपीज तक एलआरएस में ट्रांसफर कर रहे हो ना, तो आपके ऊपर 5% की गवर्नमेंट ने लाइबिलिटी डाली है, आपको टीसीएस जमा करना पड़ेगा, जो सब्सिक्वेंटली आपको अपने आईटीआर में क्रेडिट मिल जाएगा जब जब आप फाइल करेंगे। लेकिन पर्पस क्या है, अगर आपका मेडिकल एंड एजुकेशन पर्पस है, अगर आप लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम में जो पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं, ओके, विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, उसमें अगर आपने 7 लाख रुपए से ऊपर का करेंसी एक्सचेंज कराया, तो जो डीलर आपका करेंसी एक्सचेंज करेगा वो 7 लाख रुपए से ऊपर जो भी अमाउंट आएगा उसमें 5% का दोस्तों टीसीएस आपसे कलेक्ट करेगा। क्लियर है। अदर पर्पस, अदर पर्पस में क्या बोला, टीसीएस @ 20% इन एक्सेस ऑफ 7 lakhs। अगर 7 लाख रुपए से ऊपर, देखिए क्या बोला मैंने, समझिएगा, यहाँ पर 7 lakhs तक कोई टीसीएस नहीं है। 7 lakhs से ऊपर, अगर 7 लाख से ऊपर 1 रुपए भी आपने एजुकेशन और मेडिकल के लिए किया तो 5% टीसीएस कलेक्ट होगा, समझना मेरी बात। अब अगर अदर पर्पस के लिए किया तो टीसीएस @
20% कलेक्ट होगा। मतलब अगर मैं लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम में भी 7 लाख रुपए से ऊपर का करेंसी एक्सचेंज करा रहा हूँ, ओके, तो सामने वाला जब मुझे पेमेंट करेगा तो 20% टीसीएस भी कलेक्ट करेगा। क्लियर? यहाँ तक समझ में आया नहीं? यहाँ तक मेरी बात समझ में आया आपको? अब देखिए यहाँ पे ना एक मैंने नोट लिखा हुआ है, इन केस ऑफ रेमिटेंस आउट ऑफ एजुकेशन लोन अंडर सेक्शन 80E, अगर एजुकेशन लोन के परव्यू में अगर रेमिट हो रहा है देन टीसीएस वुड बी 0.5% इंस्टेड ऑफ 5%। मतलब उनका ये कहना है कि अगर ये एजुकेशन का जो पैसा आप रिम्बर्स कर रहे हैं ना, दैट इज बाय मोड ऑफ एजुकेशन लोन। अगर आपने एजुकेशन लोन ले रखा है और उस एजुकेशन लोन्स के अमाउंट से आप डिसबर्समेंट से जो है, ओके, अगर आप अपना पेमेंट कर रहे हैं बाहर फॉरेन कंट्री में, तो उस केस में आपका जो टीसीएस का रेट होगा वो 5% की जगह सिर्फ 0.5% होगा दोस्तों। समझ में आई मेरी बात? अब अदर पर्पसेस के लिए क्या बोला गया? अदर पर्पस के लिए अगर आपने 7 लाख से ऊपर किया 20% आपका टीसीएस कलेक्ट होगा। चलिए, अब सर ये ओटीपीपी क्या होता है? आउटसाइड टूर्स एंड पैकेजेस प्रोग्राम की बात हो रही है। इनको बोला गया टीसीएस अप टू 7 lakhs। वहां पर वर्ड क्या था? इन एक्सेस ऑफ 7 lakhs। 7 lakhs तक कोई टीसीएस नहीं था। अगर आप एजुकेशन लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम में एजुकेशन मेडिकल और अदर पर्पसेस के लिए कर रहे थे, तो यहाँ पर उन्होंने बोला कि अगर आप आउटसाइड टूर्स एंड पैकेज, अगर घूमने के लिए अपने जो है फॉरेन एक्सचेंज, तो वो लोग आपको कंबाइंड पैकेज देते हैं, उसके बदले में आपको उनको पेमेंट देना होता है। तो उनको ये बोला गया कि टीसीएस जो है अप टू 5% का टीसीएस कलेक्ट होगा अप टू 7 lakhs का एक्सचेंज, और 20% इन एक्सेस ऑफ 7 lakhs। यहाँ क्या था? यहाँ था कि 7 लाख से ऊपर में 5% ही था अगर एजुकेशन और मेडिकल पर्पस है, और अगर अदर पर्पस है तो 20%। ठीक है, लेकिन टीसीएस इज नॉट एप्लीकेबल। अगर टीसीएस एप्लीकेबल नहीं होगा अगर टीडीएस लग रहा है, अगर बायर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, एम्बेसी, हाई कमीशन, लीगल कॉन्सुलेट या लोकल अथॉरिटी है, या बायर अगर नॉन रेसिडेंट है, अगर बायर आपका नॉन रेसिडेंट है तो उस केस में ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा दोस्तों। गोरा, अगर नॉन रेसिडेंट मतलब गोरा, अगर गोरा है तो उस केस में आपका एप्लीकेबल जो है दोस्तों नहीं हो। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग? चलिए, एनी डाउट ऑन दिस तो फटाक से बोलिए। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक द वीडियो। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज पोस्ट ऑन द कमेंट सेक्शन दोस्तों। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट सेक्शन चालू करने जा रहे हैं, दैट इज 2061H। मेरी बात समझना, दो ही सेक्शन है जो बड़े ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, दैट इज सेक्शन 194Q, Q फॉर क्वालिटी दैट इज गुड्स, और एक 206C है ना, 1H, 206C 1H है ना, ये वाला सेक्शन एप्लीकेबल होगा। टीसीएस ऑन सेल ऑफ गुड्स, सर टीसीएस ऑन सेल ऑफ गुड्स, सेलर जिसकी टर्नओवर 10 CR प्लस होगी उसको टीसीएस कलेक्ट करना पड़ेगा 0.1% ऑफ द सेल वैल्यू, 50 लाख रुपए की ज्यादा की वैल्यू पे, 50 लाख रुपए से ऊपर के ट्रांजेक्शन पे। अरे 194Q में भी तो यही लिमिट थी, 50 लाख रुपए से ऊपर के जो भी परचेसेस होते थे वहां पे जब बायर पेमेंट कर रहा होता था सेलर को, तो वो क्या करता था? टीडीएस डिडक्ट करके पेमेंट करता। तो यहाँ पर वही चीज टीसीएस के लिए आ गई है। ठीक है, बोला टीसीएस नहीं लगेगा, अगर टीडीएस डिडक्ट होता है तो टीसीएस कलेक्ट नहीं होगा, अगर पैन फर्निश नहीं किया तो टीसीएस 1% के रेट से कलेक्ट होगा। ठीक है, और ये अगर अगर आपका जो बायर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, एम्बेसी, हाई कमीशन, कॉन्सुलेट रिप्रेजेंटेशन है, तो उस केस में आपको टीसीएस कलेक्ट नहीं। अभी कुछ अदर मिसलेनियस प्रोविजन दिए हुए हैं, कह रहा है जब द टीसीएस शैल बी कलेक्टेड एट डेबिटिंग ऑफ पार्टी और कलेक्टिंग द पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। और हमने जब टीडीएस में पढ़ा था तो क्या पढ़ा था? क्रेडिट टू द अकाउंट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। सेम वही है, जब आपको पेमेंट कलेक्ट हुआ और जब ने पार्टी को डेटर खड़ा किया बुक्स में, आपको विच एवर इज अर्लियर में टीसीएस कलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, इंटरेस्ट सेम एज टीडीएस। इंटरेस्ट क्या होएगा? अगर आपने टीडीएस डिडक्ट नहीं किया तो 1%, टीडीएस डिडक्ट करके आपने पेमेंट नहीं किया तो 1.5%। जब आपको डिडक्ट करना चाहिए था, जब आपने एक्चुअल डिडक्ट किया, जब आपको पेमेंट करना चाहिए था डिपॉजिट, जब आपने एक्चुअल डिपॉजिट किया 1% पर मंथ और पार्ट दे रहा हूँ। ठीक है,
अगर पैन कार्ड फर्निश नहीं करोगे तो रेट क्या होगा? एप्लीकेबल जितना रेट दिया हुआ है सेक्शन में 22 और 5% विच एवर इज हाइयर, लेकिन इस सेक्शन में मैक्सिमम टीसीएस का रेट 1% फिक्स किया हुआ है, आपने गौर किया होगा। ठीक है, सो दिस इज द टीडीएस एंड टीसीएस टॉपिक। ठीक है, दिस इज द टीडीएस एंड टीसीएस टॉपिक। ठीक है, अब मैं आपको ना कुछ क्वेश्चंस दिखाता हूँ इंस्टीट्यूट की बुक से, वी विल बी डूइंग दैट। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है। ठीक है, हम लोग सॉल्व करते जाते हैं इसको। ठीक है, मैं एक नई शीट ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन आप देखेंगे अपन। ठीक है, एंड वी विल बी हैविंग द क्वेश्चन आंसर सेशन फॉर द नेक्स्ट 1-2 लेक्चर। आई थिंक सो क्वेश्चन पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए क्या लिखा हुआ है। मिस्टर ए, द एम्प्लॉयर पेज ग्रॉस सैलरी इंक्लूडिंग अलाउंसेस एंड monetary perquisite amounted to 7,30,000 to his general manager. Beside, the employer provide non-monetary perquisite to him whose value is estimated to be 1,20,000. ठीक है, अब मेरी बात समझना। टैक्स और नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट जो है, ओके, पेड बाय एम्प्लॉयर जो है वो एग्जाम्प्ट होता है। ठीक है, the general manager is exercising the option to shift out of default tax regime and pay under optional tax regime as per normal provision of the tax. What is the tax implication in heads of Mr. A, employer and general manager of the employee? ठीक है, वेरी सिंपल दोस्तों, आपको ये बताना है कि व्हाट आर द टैक्स ट्रीटमेंट। देखिए उसकी इनकम कितनी है, 7,30,000 रुपीज है, और 1,20,000 रुपीज का वैल्यू जो है, ओके, परक्यूजेट्स का है। ठीक है, तो आप लोग फटाफट से सबसे पहले क्या निकाल लीजिए, उसका फटाफट से टैक्स निकाल लीजिए, कैसे टैक्स कैलकुलेट करना है। ठीक है, मैं आपको 2 मिनट का समय देता हूँ, एक बार आप कैलकुलेट कीजिए, फिर उसके बाद में मैं कैलकुलेट करूंगा। ठीक है,
चलिए आप लोगों ने होप सो किया हो। ठीक है, अपन सॉल्यूशन पे आते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए। सबसे पहले क्वेश्चन में आइए, क्या लिखा हुआ है? ग्रॉस सैलरी। ठीक है, देखिए दोस्तों, जब भी आप कंप्यूटेड वर्ड लिखा रहता है सैलरी, दैट मीन्स स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस होता है। क्योंकि ये कस्टमर, ये जो क्लाइंट है आपका, ये न्यू स्कीम में नहीं है, ये ओल्ड स्कीम में, तो स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 का मिलेगा दोस्तों। ग्रॉस सैलरी है इसकी 7,30,000 प्लस अलाउंसेस एंड परक्यूजिट। कितना है दोस्तों? अलाउंसेस एंड परक्यूजिट आपका 1,20,000 रुपये। टोटल कितना आएगा दोस्तों? कैलकुलेटर निकाल लीजिए आप अपना। 8.5 लाख रुपए होता है दोस्तों। ठीक है, लेस अब सर एक बात बताइए, एक बात बताइए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द टैक्स? ठीक है, क्वेश्चन में ना टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट कर लेंगे आप लोग एक बार फटाफट से। फटाफट से निकालिए ना दोस्तों, टैक्स लायबिलिटी निकाल लेते हैं, चलिए। अप टू 2,50,000 टैक्स क्या आएगा? नील आएगा। ठीक है, बैलेंस एट द रेट कितना आएगा दोस्तों बताइए? 60,000। ठीक है, ना आ गया 72,500 प्लस 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस।
2900 कितना के टोटल 75404500। ठीक है। अब आपके एम्प्लॉयर के ऊपर क्या टैक्स कैसे डिडक्ट होगा, देखिए सबसे पहली चीज, ठीक है ना, ठीक है। अब देखिए दो ऑप्शन होते हैं, अगर टैक्स ऑन नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट जो है, ओके, अगर एम्प्लॉयर को देना है, ठीक है, तो उस केस में दो ऑप्शन है कैसे कैलकुलेट होंगे। सबसे पहले ऑल्टरनेटिव वन, ठीक है, इफ द टैक्स ऑन नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट पेड बाय मिस्टर ए, पेड बाय एम्प्लॉय, ठीक है, या ऐसा लिखो नॉट पेड बाय मिस्टर, तो क्या होगा, एवरेज रेट निकाला जाएगा टैक्स का, सर ये 8 लाख से क्यों डिवाइड करो, इनकम 8 ही लाख है ना आपके दोस्तों, कैलकुलेशन उसी पे तो होगा। ठीक है, 9.425%, 9.425% एवरेज रेट ऑफ टैक्स आ गया। हियर मिस्टर, सॉरी, हियर मिस्टर ए कैन डिडक्ट tax at the rate 9.425% on income of 8 lakh, that is 8 lakh into 9.425% is equal to, divided by 12, that is 6283 from salary of general manager on monthly basis। एक ये ऑप्शन है, ठीक है। दूसरा, एक ऑल्टरनेटिव वन है, एक ऑल्टरनेटिव टू है। ऑल्टरनेट टू क्या है दोस्तों, ऑल्टरनेट टू ये है कि वो एक काम कर सकता है, इफ द टैक्स ऑन नॉन मॉनेटरी perquisite is paid by Mr. A, then tax on non-monetary perquisite is equal to 1,20,000, आई थिंक सो है दोस्तों, 9.425%। 1,20,000 ही है ना, आई थिंक जो परक्यूजिट की वैल्यू पर 425%, मतलब 11,310 रुपये होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, बैलेंस टैक्स इक्वल टू 7540 माइनस 1300 डिवाइडेड बाई 12 रुपीज, 5340.8 can be
deducted on monthly basis from salary of मिस्टर जनरल मैनेजर। ठीक है, अब ये 0.8 है, बट ये राउंड ऑफ 2.41 तक ऐसा लिख सकते हैं अपन। ठीक है, इनकम टैक्स में सेक्शन 288 है, एक राउंडिंग ऑफ का सेक्शन है, वो अलाउ करता है। ठीक है, तो दिस इज द हाउ द एम्प्लॉयर इज कंप्यूटिंग द टैक्स ऑन द सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय। ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, दोस्तों वो भी करते हैं। ठीक, चलिए ध्यान दीजिए। ये दोस्तों टीसीएस का जो क्वेश्चन होता है ना, टीडीएस टीसीएस का क्वेश्चन 2-2 नंबर के बीट्स में आ जाता है, 5-6 नंबर का पूछ लेता है प्रैक्टिकल क्वेश्चन। तो पढ़ करके जाइएगा दोस्तों, बोनस नंबर है ये आपके लिए, बहुत कम मेहनत में बहुत ज्यादा नंबर है। देखिए ध्यान दीजिए, एक ऑन एग्जामिन द टीडीएस इम्प्लीकेशन अंडर सेक्शन 194A। 194 इंटरेस्ट अंडर द इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी का सेक्शन है। On 1st October 2024, Mr. Harish made a 6 month fixed deposit। 1 अक्टूबर 2024 को मिस्टर हरीश ने जो है, ओके, यहाँ पर फिक्स डिपॉजिट कर रखा है 10 लाख रुपए का 9% पर एनम पे विद एबीसी कोऑपरेटिव बैंक। द फिक्स डिपॉजिट मैच्योर ऑन 31 मार्च 2025। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन पे आते हैं। सबसे पहले देखिए, सारा क्वेश्चन अगर सारा जो क्वेश्चन है वो उसी के ऊपर में, तो सबसे पहले पार्ट ए, या ए मत लिखिए 1 लिखिए ज्यादा। ठीक है, 6 मंथ का एफडी कर रखा है ना, तो ब्याज कितना होगा 10 लाख रुपए का, 9% कितना होता है 90,000। ठीक है, मिस्टर हरीश की एज 60 ईयर्स तो नहीं है, चेक कर लो एक बार। ठीक है, नहीं है, एज पर सेक्शन 194A ऑफ इनकम इनकम टैक्स एक्ट 1961। ठीक है, एवरी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल HUF having turnover up to 1 crore and professional receipt up to 50 lakhs responsible for paying to other person interest other than interest on security are required to deduct TDS at the rate 10% if payment if amount exceed more than 5,000। ठीक है, however in case of bank in case of interest on time deposits with banks financial institutions। ठीक है, the TDS required to be deducted if interest
more than 40,000 in financial year. ठीक है, in our case interest is equal to 10 lakhs into 1 lakhs into 9% into 6 by 12, 35,000. Hence TDS at the rate 2%, that is 4,500 would be deducted by ABC बैंक. ठीक है, समझिए आप लोग बात. तो दोस्तों इस तरीके से आपको आंसर प्रेजेंट करना है. ठीक है, चलिए अब मैं नेक्स्ट आंसर आप लोग के लिए होमवर्क देता हूँ. ठीक है, बाकी ये दो पार्ट आप लोग आराम से बनाएंगे. ठीक है, ठीक है. 1 जून 2024 को मिस्टर गणेश ने 3 9 मंथ 3 डिपॉजिट्स किए. ठीक है, 3 9 मंथ फिक्स डिपॉजिट ऑफ 3 lakhs each carrying interest at the rate 9% per annum with Dwarika branch, Janakpuri branch and Rohini branch of XYZ, a branch which has adopted the CBS. The fixed deposit mature on 28 फरवरी 2025. दोस्तों हमने जब सेक्शन डिस्कस किया था तो हमने कहा था कि जो लिमिट होती है दैट इज बैंक वाइज, दैट इज नॉट ब्रांच वाइज लिमिट, है ना. जो बैंक सीबीएस सिस्टम को फॉलो करते हैं वो लास्ट में भी डिडक्ट कर सकते हैं. चलिए, एफडी कब किया आपने? 1 जून 2024 को किया आपने. एफडी कब किया आपने? एफडी किया 1 जून 2024 को. ठीक है ना, तो 1 जून 2024 को आपने एफडी किया है और आपका मेच्योर कब हो रहा है? 28 फरवरी. मतलब कितना समय हो गया लगभग, बताइए फटाफट से. 9 मंथ होगा ना, लिखा हुआ है क्वेश्चन में. ठीक है, तो 3 लाख रुपए की एफडी किया दोस्तों. ठीक है, देखिए ध्यान दीजिए कितना टीडीएस कटेगा. 3 लाख रुपए का डिपॉजिट है 9% के हिसाब से. ठीक है, 9% पर एनम है. 9/12 इंटू 3, 3 डिपॉजिट्स किए ना. 3 लाख रुपए, 3 लाख रुपए का डिपॉजिट किया 9%. ठीक है, इंटू 9 डिवाइडेड बाई 12. ठीक है, इंटू 3. टोटल कितना आ रहा है? 60750. ठीक है, इस पे 10% का टीडीएस डिडक्ट करेगी जो बैंक पेमेंट करेगी. 6075 का पेमेंट, सॉरी 6075 जो है वो क्या होगा? टीडीएस डिडक्ट. क्लियर? ऑन 1 अक्टूबर 2024 मिस्टर राजेश स्टार्टेड अ 6 मंथ रिकरिंग डिपॉजिट. दोस्तों टाइम डिपॉजिट्स की बात कही गई थी. टाइम डिपॉजिट में रिकरिंग डिपॉजिट्स भी आते हैं. ठीक है, टाइम डिपॉजिट मतलब जो समय के सेविंग अकाउंट पे आपको नहीं काटना है इंटरेस्ट पे टीडीएस. ठीक है, तो 1 अक्टूबर 2024 को मिस्टर राजेश ने 6 मंथ का जो है रिकरिंग डिपॉजिट चालू किया था बैंक में. ठीक है, ठीक है. 2 लाख रुपीज पर मंथ, 2 लाख रुपीज पर मंथ, 8% पर एनम विद पीक डेजिग्नेबल मैच्योर ऑन 31 मार्च 2024. ठीक है, 2 लाख रुपीज पर मंथ का 6 महीने का डिपॉजिट्स किया उन्होंने. ठीक है ना, ठीक है, ध्यान दीजिएगा. तो 12 लाख रुपए हो गया ना. कैसे? 2 लाख रुपए इंटू 8% इंटू 6 इंटू 6/12. सॉरी, मेरे से थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया. ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा.
8% का इंटरेस्ट है, पर मंथ 2 लाख रुपए डिपॉजिट्स कर रहे हैं, ठीक है ना। तो मुझे बताइए इंटरेस्ट की अमाउंट कितनी आएगी, कैलकुलेट कीजिए आप लोग फटाफट से। 5 मिनट का आपके पास टाइम है, फटाफट से कैलकुलेट कीजिए। कितना ब्याज होगा दोस्तों, कैलकुलेट कीजिए। रिकरिंग डिपॉजिट सही है, ठीक है, फटाफट से। इट्स वेरी सिंपल। 28,000 का आएगा दोस्तों इंटरेस्ट, ठीक है। और चूंकि ये लिमिट से भी कम होगा, तो उस केस में इसके ऊपर में क्या नहीं लगेगा दोस्तों। हाँ, क्या नहीं लगेगा दोस्तों बताइए इसके ऊपर। ओके, यहाँ पे टीडीएस कलेक्ट नहीं होगा, क्योंकि इंटरेस्ट की अमाउंट जो है बहुत कम आ रही है। मतलब 40,000 की लिमिट है ना, 40,000 से तो बहुत कम आ रहा है, तो नहीं लगेगा, ठीक है। क्लियर, एंड डाउट ऑन दिस, ठीक है। चलिए, थैंक यू। नेक्स्ट सेशन में बाकी क्वेश्चंस अपन कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। सर, ये अमाउंट कैसे कैलकुलेट करना है दोस्तों, बहुत सिंपल है। सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा के आप लोग कंप्यूट कर सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगा लीजिएगा दोस्तों, निकल जाएगा, बहुत सिंपल है, ठीक है। चलिए, ओके। So if you like this video, kindly subscribe to my channel, press the bell icon for notification updates. Thank you.